रेखा के पति मुकेश अग्रवाल की मां अपनी छाती पीट पीट कर कहने लगी, ये डायन रेखा मेरे बेटे को खा गई, ये डायन रेखा मेरे बेटे को खा गई। किसी की जिंदगी की पूरी कहानी को केवल एक वीडियो में समेट देना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आज मैं आपके लिए बॉलीवुड की ऑल टाइम डीवा के नाम से मशहूर एक्ट्रेस रेखा की जिंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूं। आखिर क्यों कहा जाता है रेखा को अपने ही माँ बाप की नाजायज औलाद? बचपन में रेखा ने आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की थी? तमिल बोलने वाली एक लड़की जिसे हिंदी बोलना भी नहीं आता था, वो हिंदी फिल्मों की इतनी मशहूर अदाकारा कैसे बन गई? बॉलीवुड के जंपिंग जैक के नाम से मशहूर जितेंद्र ने रेखा को प्यार में धोखा क्यों दिया? मशहूर अभिनेता विनोद मेहरा की मां ने रेखा को चप्पल से क्यों पीटा? क्या है रेखा और अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी का सच? और आखिर में सबसे दिलचस्प, मासूम दिखने वाली रेखा ने अपने ही पति मुकेश अग्रवाल की नृशंस हत्या क्यों कर दी? इन तमाम दिलचस्प सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ इस एक वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। रेखा का जन्म 10 अक्टूबर सन 1954 को तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ। रेखा के पिता का नाम था जेमिनी गणेशन, जो कि तमिल सिनेमा के एक बहुत बड़े सुपरस्टार एक्टर थे, और रेखा की मां का नाम था पुष्पा वल्ली, जो भी तमिल सिनेमा की एक बहुत बड़ी सुपरस्टार एक्ट्रेस थी। बहुत ही कम लोगों को मालूम है कि रेखा अपने माँ बाप की शादी हुए बिना ही पैदा हो गई थी। इसी वजह से रेखा के पैदा होने के साथ ही इस पूरी दुनिया ने उन पर जेमिनी गणेशन और पुष्पावल्ली की नाजायज़ औलाद होने का ठप्पा लगा दिया। रेखा के जन्म के साथ ही तमाम फिल्मी मैगजीन्स और अखबारों में ये खबर छपने लगी कि रेखा जेमिनी गणेशन और पुष्पावल्ली की नाजायज़ औलाद हैं। रेखा के पैदा होने के बाद रेखा के पिता जेमिनी गणेशन ने रेखा और उनकी मां पुष्पावल्ली को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। इसी वजह से रेखा का बचपन बगैर उनके पिता के केवल उनकी मां के साथ बीता। रेखा का बचपन बड़ी ही मुश्किलों से भरा हुआ था। बचपन में उनके साथ बहुत से ऐसे वाक़ये हुए जहां पल पल पर उन्हें उनके नाजायज़ औलाद होने की वजह से बेइज्जती का सामना करना पड़ा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बचपन में रेखा का कोई दोस्त नहीं था, कोई उनके साथ खेलता नहीं था। अगर रेखा का कोई दोस्त बनता भी था, अगर उनके साथ कोई खेलता भी था, तो उनके दोस्त के पेरेंट्स रेखा के साथ उसकी दोस्ती तोड़वा देते थे। वजह सिर्फ एक, रेखा एक नाजायज़ औलाद थी। स्कूल में भी रेखा का कोई दोस्त नहीं था। स्कूल में रेखा के क्लासमेट्स उनके नाजायज़ औलाद होने की वजह से उनका मजाक उड़ाया करते थे। इसी वजह से रेखा का स्कूल जाने का मन नहीं करता था, पढ़ाई लिखाई उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। मगर चूंकि उनकी उम्र बढ़ने के साथ ही उनकी मां पुष्पावल्ली की भी उम्र बढ़ रही थी, उम्र बढ़ने के साथ ही पुष्पावल्ली को फिल्म मिलना कम हो रही थी, फाइनेंशियल क्राइसिस आ रही थी। इसी वजह से रेखा चाहती थी कि जल्दी से वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं, पैसे कमाने लग जाएं और अपनी माँ की फाइनेंशियली हेल्प कर सकें। इसीलिए वो कोशिश करती थी मन लगाकर पढ़ने की, ताकि पढ़ लिख कर वो जल्दी से पैसे कमाने लग जाएं। सन 1968 की बात है, जब रेखा केवल 14 साल की थी और क्लास 9th में पढ़ती थी। एक रात पुष्पावल्ली घर वापस आई तो उन्होंने देखा रेखा कमरे में बेहोश पड़ी है। बगल में ही उनके एक कागज़ है जिस पर कुछ लिखा हुआ है। वो रेखा की चिट्ठी थी। पुष्पावल्ली ने वो चिट्ठी पढ़ी तो उनके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। चूँकि रेखा क्लास 9th के अपने एग्ज़ाम में फेल हो गई थी, इसीलिए उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। पुष्पावल्ली जल्दी से रेखा को लेकर हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल में डॉक्टरों की जीतोड़ कोशिश के बाद रेखा को होश आया। जब रेखा को होश आया तो उन्होंने देखा पुष्पावल्ली उनके सामने आंखों में आंसू भरे बैठी थी। फिर पुष्पावल्ली ने रेखा को बहुत समझाया, उन्हें कंसोल किया। फिर पुष्पावल्ली ने रेखा से एक सवाल पूछा कि आखिर वो अपनी ज़िंदगी में करना क्या चाहती हैं। पुष्पावल्ली ने रेखा को 3 ऑप्शन दिए। पहला पढ़ाई, दूसरा शादी और तीसरा फिल्मों में काम करना। पहला और दूसरा ऑप्शन तो रेखा को बिल्कुल पसंद नहीं था। पसंद तो तीसरा भी नहीं था, मगर तीसरे के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं था। इसीलिए रेखा ने 14 साल की उम्र में क्लास 9th में जब वो पढ़ती थी तो उन्होंने स्कूल से अपना नाम कटवा लिया
और अपनी माँ पुष्पावल्ली के साथ स्टूडियो द स्टूडियो काम मांगने के लिए जाने लगी। मगर तब रेखा बला की खूबसूरत नहीं लगती थी। तब रेखा बड़ी भद्दी सी लगती थी। काली सी शक्ल थी, चौड़ी सी कमर थी, मोटा सा बदन था। इसीलिए फिल्मों में उन्हें हीरोइन का रोल नहीं मिल रहा था। रेखा ने फिल्मों में साइड रोल करना ही शुरू कर दिया। हालांकि तमिल फिल्मों में साइड रोल के बहुत कम पैसे मिलते थे, इतने कम पैसे कि फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास नहीं सुधर रही थी। रेखा लगातार तमिल फिल्मों में साइड रोल्स के किरदार निभा रही थी। एक बार एक ऐसी ही तमिल फिल्म में काम करने के दौरान उन पर नज़र पड़ी कुलजीत पाल की। कुलजीत पाल बम्बई की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक प्रोड्यूसर थे जो अपनी नई फिल्म अनजाना सफ़र में काम करने के लिए कुछ नए चेहरों की तलाश में चेन्नई आए थे। वहाँ पर वो तमिल सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस वनिश्री को अपनी फिल्म अनजाना सफ़र में हीरोइन के तौर पर साइन करना चाहते थे। वो वनिश्री से ही एक स्टूडियो में बात भी कर रहे थे कि अचानक से बातचीत के दौरान उनकी नज़र पड़ी वनिश्री से थोड़ी दूरी पर बैठी हुई एक काली मोटी सी लड़की पर, जो कि अपने हाथों में एक प्लेट ली हुई थी और उसमें खूब सारा खाना रखा हुआ था और उसे वो गपागप खाए जा रही थी। कुलजीत को उस काली लड़की में एक अजीब सा इनोसेंस दिखा, एक अजीब सी सहजता दिखी। उन्होंने उस काली लड़की के बारे में पूछताछ शुरू की। उन्हें मालूम चला कि ये एक्ट्रेस पुष्पावल्ली की नाजायज़ बेटी रेखा है। कुलजीत पाल उसी शाम रेखा के घर पहुंचे। बातचीत के दौरान उन्होंने रेखा से इंग्लिश में पूछा, कैन यू स्पीक इन हिंदी? रेखा ने कहा नो। कुलजीत ने सोचा कि जब इसे हिंदी बोलना ही नहीं आता तो वो इसे हिंदी फिल्म में हीरोइन के तौर पर साइन कैसे कर ले। मगर तभी पुष्पावल्ली ने तपाक से कहा कि मेरी बेटी की मेमोरी बहुत शार्प है, अगर आप डायलॉग पेपर पर लिखकर मेरी बेटी को दें तो मेरी बेटी 1 मिनट में उसे याद कर आपको सुना देगी। कुलजीत ने एक पेपर पर रोमन स्क्रिप्ट में एक डायलॉग लिखा और रेखा को याद कर सुनाने के लिए कहा। 1 मिनट के अंदर ही रेखा अपने कमरे से वो डायलॉग याद कर कुलजीत के सामने आ गई और उन्होंने कुलजीत को वो डायलॉग सुना दिया। वो डायलॉग था ये, सतीश अब वो दिन आ गया है जब मेरे और तुम्हारे बीच फूलों का एक हार भी नहीं होना चाहिए। हमारे 2 जिस्म और 2 जान एक होनी चाहिए। कुलजीत रेखा के मुंह से ये डायलॉग सुनकर हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक ऐसी लड़की जिसे हिंदी बोलना भी नहीं आता वो एक हिंदी डायलॉग को इतने अच्छे से बोल ले रही है। लिहाजा कुलजीत ने रेखा को अपने प्रोडक्शन हाउस में हीरोइन के तौर पर 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर लिया। कुलजीत के साथ रेखा बम्बई आ गई फिल्म अनजाना सफ़र की शूटिंग के लिए। बम्बई में शुरुआती दिन रेखा के लिए बड़े मुश्किल थे, क्योंकि ना ही वो बम्बई को समझती थी और ना ही बम्बई शहर उन्हें समझता था। लिहाजा उन्हें बहुत तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, मसलन खान पान, उनकी लैंग्वेज ना उन्हें दूसरों की समझ में आती, ना उनकी दूसरों को समझ में आती, फिर थोड़ा हिंदी सीखना, इसमें बहुत दिक्कत हुई। बहरहाल अनजाना सफ़र फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। शूटिंग के पहले ही शेड्यूल में उनके साथ एक ऐसी घटना घटी, एक ऐसा वाक़या हुआ जिस वाक़ये को याद कर, जिस घटना को याद कर आज भी रेखा सहम जाती हैं, डर जाती हैं, उनका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है और माथे पर पसीना आ जाता है। अनजाना सफ़र में रेखा के अपोजिट उनके हीरो थे विश्वजीत चटर्जी और अनजाना सफ़र के डायरेक्टर थे राजा नवाठे। शूटिंग के उस दिन रेखा और विश्वजीत के बीच एक रोमांटिक सीन फिल्माया जाना था। रेखा को केवल इतना ही मालूम था कि रोमांटिक सीन फिल्माया जाना है, वो तैयार थी। मगर फिल्म के डायरेक्टर राजा नवाठे, प्रोड्यूसर कुलजीत पाल और हीरो विश्वजीत चटर्जी ने इस रोमांटिक सीन के पर्दे तले एक ऐसा प्लान बनाया था जिससे रेखा अनजान थी। जैसे ही शूटिंग शुरू हुई, विश्वजीत चटर्जी और रेखा आमने सामने थे। राजा नवाठे ने एक्शन कहा, विश्वजीत ने रेखा को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उनके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उन्हें किस करने लगे। रेखा चौंक गई। इस किसिंग सीन के बारे में उन्हें पहले नहीं बताया गया था। चूँकि रेखा केवल एक 15 साल की लड़की थी, इसलिए वो फिल्मों में किसिंग सीन करना नहीं चाहती थी। किसिंग सीन करना उन्हें नहीं अच्छा लगता था और उनकी मर्जी के बगैर उन्हें बिना बताए उनसे ज़बरदस्ती किसिंग सीन करवाया जा रहा था। विश्वजीत रेखा को ना ही अपनी पकड़ से छूटने दे रहे थे, ना ही उन्हें किस करना बंद कर रहे थे।
विश्वजीत लगातार 5 मिनट तक रेखा को किस करते रहे। कैमरा लगातार हर मोमेंट को क्लोजली रिकॉर्ड करता रहा। रेखा की आंखें बंद थीं मगर उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जैसे ही डायरेक्टर राजा नवाठे ने कट बोला, विश्वजीत ने अपनी पकड़ ढीली की। रेखा भागकर अपने मेकअप रूम में चली गई और मेकअप रूम में जाने के बाद अंदर से दरवाज़ा बंद कर खूब रोई, खूब रोई, खूब रोई। मगर रेखा ने इसका कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी कि विरोध का मतलब है फिल्म से उन्हें निकाल दिया जाएगा, और अगर उन्हें इस फिल्म से निकाल दिया गया तो उनका कैरियर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा और फिर वो अपनी माँ की फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर पाएंगी। इसलिए उन्होंने अपने साथ होने वाली इस अब्यूजिंग की घटना को भुला दिया। अनजाना सफ़र के बाद रेखा ने सावन भादो, साज और सनम और हसीनों का देवता जैसी कुछ और फिल्मों में काम किया। सन 1971 में रेखा को एक फिल्म का ऑफर मिला जिस फिल्म का नाम था एक बेचारा, जिसमें उनके अपोजिट उनके हीरो थे जितेंद्र। एक बेचारा फिल्म की शूटिंग के दौरान ही जितेंद्र और रेखा की करीबी बढ़ने लगी। जल्दी ही फिल्म मैगजीन्स में जितेंद्र और रेखा के अफेयर की खबरें छपने लगी। मशहूर फिल्म पत्रकार यासिर उस्मान बताते हैं कि शुरू में जितेंद्र ने भी रेखा के साथ अपनी बढ़ती हुई नज़दीकियों को इनकरेज किया था, मगर जल्दी ही रेखा को मालूम चला कि जितेंद्र उनके साथ केवल अपने मज़े के लिए टाइम पास कर रहे हैं। असल में वो अपनी लॉन्ग लास्टिंग गर्लफ्रेंड शोभा कपूर को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहते और ना ही वो रेखा के लिए उन्हें छोड़ेंगे। इसीलिए रेखा और जितेंद्र का रिश्ता टूट गया। फिल्म लेखक यासिर उस्मान बताते हैं कि चूंकि रेखा को सच में जितेंद्र से प्यार होने लगा था, उनके दिल में जितेंद्र के लिए सच में भावनाएं जगने लगी थीं, इसलिए जितेंद्र ने जब उन्हें छोड़ा तो उन्हें बहुत तगड़ा झटका लगा। इसी बीच रेखा ने फिल्म ऐलान में विनोद मेहरा के साथ काम किया। विनोद मेहरा के साथ रेखा की मुलाकात उस वक्त हुई जिस वक्त रेखा जितेंद्र के साथ हुए अपने ब्रेकअप के झटके से उबरने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में विनोद मेहरा और रेखा की करीबी बढ़ने लगी, इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और जल्दी ही फिल्म मैगजीन्स और अखबारों में विनोद मेहरा और रेखा के अफेयर की खबरें छपने लगी। मशहूर फिल्म पत्रकार यासिर उस्मान बताते हैं कि रेखा को विनोद मेहरा से प्यार हो गया था और विनोद मेहरा को भी रेखा से प्यार हो गया था। विनोद मेहरा और रेखा अक्सर एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले देखे जाते। अक्सर रेखा को विनोद मेहरा की कार वोक्सवैगन में विनोद मेहरा के साथ घूमते हुए देखा जाता, लॉन्ग ड्राइव एंजॉय करते हुए देखा जाता। कई बार इन दोनों को ताज होटल के शामियाने रेस्टोरेंट में सुबह, दोपहर, शाम का लंच या डिनर करते हुए देखा जाता। रेखा और विनोद मेहरा के रिश्ते की गहराई को आप इसी बात से समझ सकते हैं कि विनोद मेहरा की बहन की शादी में रेखा ने शिरकत की, वो भी एक मेहमान के तौर पर नहीं, अनऑफिशियल होस्टेस के तौर पर। फिल्म पत्रकार यासिर उस्मान बताते हैं कि रेखा और विनोद मेहरा की लव स्टोरी में सब कुछ परफेक्ट था, मगर एक विलन भी था और वो विलन कोई और नहीं, खुद विनोद मेहरा की माँ कमला मेहरा थी। कमला मेहरा अपने परिवार के लिए एक बहू के तौर पर एक सभ्य, संस्कारी और पारंपरिक लड़की चाहती थी और रेखा उनके इस आइडियल बहू के तीनों खांचों में फिट नहीं बैठती थी। उनके मुताबिक रेखा ना ही सभ्य थी, ना ही संस्कारी थी और पारंपरिक तो बिल्कुल ही नहीं थी। रेखा उनकी नज़रों में एक वैसी आधुनिक लड़की थी जिस आधुनिकता को वो बुरा समझती थी। विनोद मेहरा के कहने पर रेखा ने बहुत कोशिश की विनोद मेहरा की माँ कमला मेहरा को इम्प्रेस करने की, मगर कमला मेहरा उनसे इम्प्रेस नहीं हुई। कमला मेहरा ने विनोद मेहरा से साफ कह दिया था कि रेखा को वो किसी भी कीमत पर अपने घर की बहू के तौर पर नहीं स्वीकारेंगी। इधर रेखा को यह डर सताने लगा कि कहीं अपनी माँ के प्रेशर के चलते विनोद मेहरा उन्हें जितेंद्र की तरह छोड़ न दें। इसलिए उन्होंने टिक 20 नाम का एक उस वक्त कॉकरोच मारने का पॉइजन आता था, पता नहीं अब आता है कि नहीं, उस कॉकरोच मारने वाले पॉइजन को पी लिया। उसके बाद बहुत मुश्किल से हॉस्पिटल में डॉक्टरों की जान तोड़ कोशिश के बाद रेखा को होश आया, उन्हें बचाया जा सका। अपने रिश्ते के टूटने के डर की वजह से रेखा ने जो आत्महत्या की कोशिश की थी, इससे विनोद मेहरा बहुत इमोशनल हो गए। उन्होंने फैसला किया कि वो रेखा से शादी कर लेंगे, भले ही उनकी माँ इसके खिलाफ ही क्यों ना हो। विनोद मेहरा और रेखा ने फैसला किया कि वो छुप कर बिना किसी को बताए गुप्त रूप से शादी करेंगे और फिर शादी के बाद विनोद मेहरा सीधा
रेखा को अपने घर की बहू बनाकर अपने घर ले जाएंगे। मशहूर फिल्म लेखक यासिर उस्मान के मुताबिक कलकत्ता के सर्कस पार्क एरिया के एक देवी मंदिर में विनोद मेहरा और रेखा ने शादी की। शादी के बाद विनोद मेहरा रेखा को लेकर सीधे बम्बई अपने घर आए। यासिर उस्मान के मुताबिक जैसे ही घर का दरवाज़ा खुला, कमला मेहरा ने विनोद मेहरा और रेखा को शादी के जोड़े में देखा। कमला मेहरा भड़क उठी। कमला मेहरा ने वहीं घर की दहलीज से ही रेखा को सुनाना शुरू कर दिया। सुनाना तो फिर भी ठीक था, उन्होंने रेखा को गंदी गंदी गालियां देना भी शुरू कर दिया। विनोद मेहरा ने उन्हें रोकने की कोशिश की। विनोद मेहरा के रोकने पर वो रुकी तो नहीं ही, उन्होंने अपने पाँव से चप्पल निकाल ली और चप्पल से रेखा को लगभग पीट ही दिया। रेखा वहाँ से भागी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और दौड़ते हुए सीधा बिल्डिंग की लिफ्ट में चली गई। विनोद मेहरा उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए बिल्डिंग की लिफ्ट में गए। वहाँ उन्होंने रेखा को बहुत समझाया और रेखा से कहा कि अभी तुम अपने घर जाओ, मैं जब यहाँ सब कुछ ठीक कर लूँगा तो तुम्हें लेने के लिए खुद आऊँगा। यासिर उस्मान के मुताबिक ना ही विनोद मेहरा कभी सब कुछ ठीक कर पाए, ना ही रेखा को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले जाने के लिए कभी आए। इस बीच रेखा लगातार कहानी किस्मत की, कीमत, रामपुर का लक्ष्मण, नमक हराम जैसी फिल्मों में एक के बाद एक काम भी कर रही थी। सन 1973 का समय आ चुका था। रेखा अब तक बम्बई में होटल अजंता के रूम नंबर 115 में रह रही थी, वही उनका घर था। मगर अब सन 1973 आ चुका था और रेखा की माली हालत इतनी हो चुकी थी कि उन्होंने जुहू बीच अपार्टमेंट में अपना खुद का एक फ्लैट खरीदा और होटल अजंता के रूम नंबर 115 से जुहू बीच अपार्टमेंट के अपने उस फ्लैट में शिफ्ट हो गई। जिस अपार्टमेंट में रेखा रहा करती थी, उसी अपार्टमेंट में उनसे चंद मंजिल ऊपर मशहूर एक्ट्रेस जया भादुरी भी रहा करती थी। एक ही अपार्टमेंट में रहने की वजह से रेखा और जया भादुरी में अच्छी दोस्ती हो गई। रेखा अक्सर जया के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उनके फ्लैट में चली जाया करती थी और एक दिन जया के फ्लैट में ही उनकी मुलाकात हुई जया के बॉयफ्रेंड अमिताभ बच्चन से। रेखा की अमिताभ बच्चन से पहली मुलाकात के कुछ दिनों बाद ही फिल्म जंजीर रिलीज हो गई, खूब हिट हो गई और जंजीर के रिलीज होने के बाद जया भादुरी और अमिताभ बच्चन ने शादी कर ली और जया भादुरी बच्चन खानदान की बहू जया बच्चन बन गई। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी के कुछ समय बाद ही फिल्म मेकर दलाल गुहा ने अपनी नई फिल्म दो अनजाने में हीरो के तौर पर अमिताभ बच्चन को साइन किया और हीरोइन के तौर पर रेखा को साइन किया। मशहूर फिल्म पत्रकार यासिर उस्मान बताते हैं कि फिल्म दो अनजाने की शूटिंग के दौरान ही अमिताभ बच्चन और रेखा के अफेयर की शुरुआत हुई थी। अमिताभ बच्चन और रेखा की लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी। मुझे मालूम है अब आप क्या सोच रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि चूंकि अमिताभ बच्चन और रेखा की लव स्टोरी रेखा की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मुझे रेखा की ज़िंदगी की कहानी में अमिताभ बच्चन और रेखा की इस लव स्टोरी को एकदम डिटेल में अच्छे से बताना चाहिए। मगर चूंकि मैंने यासिर उस्मान द्वारा लिखी गई रेखा की बायोग्राफी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी पढ़ ली है, इसलिए मुझे अमिताभ बच्चन और रेखा की इस लव स्टोरी के बारे में बहुत कुछ मालूम है। टीवी न्यूज़ चैनलों और गूगल की वेबसाइट्स को जितना मालूम है उससे कहीं ज़्यादा। इसीलिए जिस डिटेलिंग की कल्पना आप कर रहे होंगे, मेरे हिसाब की डिटेलिंग उससे बहुत ज़्यादा है और उतना डिटेल मैं इस वीडियो में नहीं कर सकता, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मेरे पास टाइम लिमिट है। इसलिए मजबूरी के तहत मुझे रेखा की ज़िंदगी के इस बहुत बड़े और इम्पॉर्टेंट पार्ट यानी अमिताभ बच्चन के साथ उनकी लव स्टोरी के पार्ट को स्किप करना पड़ रहा है। हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको अमिताभ बच्चन और रेखा की लव स्टोरी एकदम डिटेल में सुनाऊं, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट करिए। मैं अगला ही वीडियो अमिताभ बच्चन और रेखा की लव स्टोरी पर बना दूंगा, केवल अमिताभ बच्चन और रेखा की लव स्टोरी पर, जिसमें मैं आपको इस किताब के ज़रिए अमिताभ बच्चन और रेखा की लव स्टोरी सुनाऊंगा। यकीन मानिए इस किताब में अमिताभ बच्चन और रेखा की लव स्टोरी की ऐसी ऐसी अंतर्तहें लिखी हैं, ऐसी ऐसी परतें खोल के रख दी हैं यासिर उस्मान ने कि आपको यकीन भी नहीं होगा, आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो अगर आप चाहते हो
कि मैं आपको इस किताब यानी कि रेखा दी अनटोल्ड स्टोरी के जरिए रेखा और अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी डिटेल में सुनाऊं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए। मैं अगला ही वीडियो अमिताभ बच्चन और रेखा की लव स्टोरी पर बना दूंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सन 1980 का दौर आ चुका था। सन 1980 के दौर में रेखा ने उत्सव, उमराव जान, इजाज़त, संस्कार, बीवी हो तो ऐसी, खून भरी मांग जैसी फिल्मों में काम किया। 4 मार्च सन 1990 को पूरा देश हैरान रह गया जब रेखा ने दिल्ली के मशहूर बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली। शादी के 6 महीनों बाद ही सितंबर सन 1990 में मुकेश अग्रवाल ने रेखा के ही दुपट्टे को गले में टांग कर पंखे से लटक कर जान दे दी, आत्महत्या कर ली। और इस हत्या का पूरा इल्ज़ाम लगा रेखा के माथे पर। मुकेश का परिवार रेखा पर मुकेश की हत्या का आरोप लगाने लगा। रेखा के पति मुकेश अग्रवाल की मां अपनी छाती पीट पीट कर कहने लगी, ये डायन रेखा मेरे बेटे को खा गई, ये डायन रेखा मेरे बेटे को खा गई। मुकेश के बड़े भाई और भाभी भी रेखा पर ही मुकेश की हत्या का आरोप लगाने लगे। पूरी मीडिया भी रेखा पर मुकेश की हत्या का आरोप लगाने लगी। तमाम फिल्मी मैगजीन्स और अखबारों में रेखा को मुकेश का मर्डरर घोषित कर दिया गया। पूरा बॉलीवुड भी रेखा पर मुकेश की हत्या का आरोप लगाने लगा। सुभाष घई और अनुपम खेर जैसे बॉलीवुड के बड़े सितारे मुकेश की हत्या का आरोप रेखा पर लगाने लगे। यहाँ तक कि रेखा के फैंस भी मुकेश की हत्या का आरोप रेखा पर ही लगाने लगे। सबकी ज़बान पर केवल एक ही सवाल था, आखिर क्यों मासूम सी दिखने वाली रेखा ने अपने ही पति मुकेश अग्रवाल की हत्या कर दी। इसीलिए मैंने इस सवाल को इस वीडियो के थंबनेल पर लिखा है, ताकि अगर आप भी इस धारणा में जी रहे हो कि रेखा ने अपने पति मुकेश अग्रवाल की हत्या की, तो मैं आपको बता सकूं कि ऐसा नहीं है। रेखा ने अपने पति मुकेश अग्रवाल की हत्या नहीं की। अपने पति मुकेश अग्रवाल की आत्महत्या की जिम्मेदार रेखा कतई नहीं है। और इस बात को अच्छे से समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। सन 1989 में जब एक दिन रेखा ने अपनी दिल्ली वाली दोस्त बीना रमानी से ऐसे ही बातचीत के दौरान ये इच्छा जाहिर की कि वो शादी करना चाहती हैं, शादी करके सेटल होना चाहती हैं। कुछ दिन बाद बीना रमानी ने रेखा को फ़ोन किया और फ़ोन पर रेखा की बात करवाई रेखा के एक बहुत बड़े हार्डकोर फैन और दिल्ली के मशहूर बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से। मुकेश अग्रवाल से पहली बातचीत में रेखा कुछ खास इम्प्रेस नहीं हुई, उन्हें वो कुछ खास अच्छे नहीं लगे। मगर धीरे धीरे रेखा और मुकेश अग्रवाल ने फ़ोन पर एक दूसरे से बातें करनी शुरू कर दी। रेखा की दिल्ली वाली दोस्त बीना रमानी और सुविंदर कौर बहुत चाहती थी कि रेखा की शादी हो जाए, शादी करके रेखा सेटल हो जाए। इसीलिए बीना रमानी और सुविंदर कौर हमेशा रेखा को मुकेश अग्रवाल से शादी करने के लिए मोटिवेट करती रहती थी। फिर धीरे से साथ ही में रेखा मुकेश अग्रवाल की ऑनेस्टी, सिंप्लिसिटी और मैच्योरिटी से बहुत इम्प्रेस भी होने लगी। लेकिन अभी रेखा ने मुकेश से शादी का कोई विचार नहीं बनाया था। 4 मार्च सन 1990 को मुकेश के साथ एक ऐसे ही फॉर्मल मुलाकात में मुकेश ने अचानक से रेखा को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। रेखा राजी हो गई। 4 मार्च सन 1990 की रात 10:30 बजे बम्बई इस्कॉन टेम्पल के सामने मुक्तेश्वर देवालय नाम का एक और मंदिर था। उसी मुक्तेश्वर देवालय नाम के मंदिर में रेखा और मुकेश ने शादी की और शादी के 48 घंटों के अंदर अंदर रेखा और मुकेश 1 हफ्ते का हनीमून मनाने के लिए लंदन चले गए। हनीमून का ये 1 हफ्ता रेखा के लिए बिल्कुल सपने के सच होने जैसा था। शादी के बाद जिस एक्सेप्टेंस, जिस एडलेशन, जिस रिस्पेक्ट, जिस डिग्निटी के लिए उन्होंने अपनी मॉम पुष्पावल्ली को तरसते हुए देखा था, रेखा की खुद की भी हमेशा से यही ख्वाहिश रही थी। आज वो सब उन्हें मिल रहा था। मगर शादी के 1 हफ्ते बाद ही रेखा के सामने मुकेश की असलियत खुलने लगी। रेखा को मालूम चला कि मुकेश एक क्रोनिक डिप्रेशन पेशेंट हैं जो डिप्रेशन के इलाज के लिए हैवी मेडिसिन लेते हैं। रेखा से शादी के पहले मुकेश अपने डिप्रेशन के चलते कई बार सुसाइड की कोशिश कर चुके हैं। कभी स्विमिंग पूल में अपने आप को डुबोकर, कभी अपने हाथ की नस काटकर, कभी स्लीपिंग पिल्स का ओवरडोज लेकर। ये बहुत बड़ी बात थी और मुकेश ने रेखा से ये बात छुपाई थी। रेखा को इसका तगड़ा झटका लगा, मगर
फिर भी चूंकि रेखा चाहती थी कि अब उनकी शादी हो गई है, शादी उनका हमेशा सपना था, इसलिए वो चाहती थी कि ये शादी चलती रहे, टूटे ना, इसलिए उन्होंने इस बात को भुला दिया। मगर 1 महीना पूरा होते होते रेखा को ये महसूस होने लगा कि मुकेश उन्हें अपनी वो पत्नी नहीं मानते जिससे वो प्यार करते हैं। मुकेश उन्हें अपनी वो ट्रॉफी मानते हैं जो उन्होंने जीत ली है और उसे दुनिया को दिखाकर वो शो ऑफ करते हैं। रेखा और मुकेश के बीच धीरे धीरे खटास आने लगी। फिर कुछ और ऐसी घटनाएं घटी जिसने मुकेश और रेखा के बीच की दूरी और बढ़ा दी। जैसे मुकेश रेखा पर दबाव बनाने लगे कि वो बॉलीवुड से रिटायरमेंट ले ली, जबकि मुकेश से रेखा ने शादी के पहले ही ये शर्त रख दी थी कि वो बॉलीवुड से रिटायरमेंट नहीं लेंगी, फिल्मों में काम करती रहेंगी। उसके बाद मुकेश रेखा के साथ लगातार कोई ना कोई ऐसी पागलपन वाली हरकतें करने लगे कि रेखा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही मुकेश है जो शादी के पहले उन्हें इतना सिंसियर और मैच्योर लगा था, और शादी के बाद इसके असली रंग खुलने पर ये कैसा है। शादी के 3 महीने होते होते मुकेश से रेखा पूरी तरह से तंग आ चुकी थी, परेशान हो चुकी थी, पछताने लगी थी कि उन्होंने मुकेश जैसे आदमी से शादी क्यों की। लिहाजा रेखा ने फैसला कर लिया कि वो मुकेश से तलाक ले लेंगी और उन्होंने तलाक के कागजात बनवाने शुरू कर दिए। जब मुकेश को मालूम चला कि रेखा उन्हें तलाक देने वाली हैं तो उन्होंने स्लीपिंग पिल्स का ओवरडोज लेकर सुसाइड करने की कोशिश की। इस बात का उस वक्त मीडिया में बहुत बखेड़ा खड़ा हुआ। यासिर उस्मान बताते हैं कि मुकेश की आत्महत्या के इस असफल प्रयास के बाद रेखा ने खुद मुकेश को फ़ोन किया और बड़े ही प्यार से उन्हें समझाया कि अगर एक शादी सफल नहीं होती तो इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। इसमें ना ही मुझे परेशान होने की ज़रूरत है और ना ही तुम्हें। हमने शादी की, शादी के कुछ महीनों बाद अब मुझे लग रहा है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी, हमें शादी नहीं करनी चाहिए थी, हमने एक दूसरे से शादी करके गलती की, हम दोनों एक दूसरे के लायक नहीं। तो अब अच्छा यही है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम दोनों एक दूसरे से तलाक ले ली। और अगर तुम ये चाहते हो कि मैं सब कुछ झेलते हुए, सब कुछ सहते हुए, तुम्हारे साथ परेशानियों में रहते हुए इस रिश्ते में बनी रहूं, तो मैं ऐसी नहीं हूं। मगर रेखा के इतना समझाने के बाद भी मुकेश नहीं माने। उन्होंने रेखा के दुपट्टे को अपने गले में बांधा और पंखे से झूलकर अपनी जान दे दी। बस इसके बाद जैसा कि मैंने पहले ही बताया, मुकेश के परिवार ने मुकेश की इस आत्महत्या के जिम्मेदार रेखा को बताना शुरू कर दिया। मीडिया में रेखा को मुकेश के हत्यारे के तौर पर चित्रित किया जाने लगा। बॉलीवुड में भी ऐसे कई लोग थे जिन्होंने मुकेश की आत्महत्या का जिम्मेदार रेखा को ही माना। इसी वजह से आम लोगों में भी ये धारणा फैलने लगी कि रेखा ही मुकेश की आत्महत्या के जिम्मेदार हैं, रेखा ने ही मुकेश की हत्या की। मगर मैंने अभी जो आपको रेखा और मुकेश के रिश्ते की थोड़ी डिटेल कहानी सुनाई, इसे सुनने के बाद क्या आपको लगता है कि रेखा की वजह से मुकेश ने आत्महत्या की? रेखा मुकेश की हत्या की जिम्मेदार है? कोई भी समझदार आदमी कहेगा कि रेखा मुकेश की आत्महत्या के जिम्मेदार नहीं है। मुकेश ने आत्महत्या की, यह मुकेश की अपनी मर्जी थी, इसमें रेखा का कोई दोष नहीं था। मगर वही है ना कि पूरी बात जाने बगैर किसी पर आरोप लगा देना बहुत आसान होता है। उस वक्त पूरी मीडिया ने बिना पूरी बात जाने रेखा को मुकेश का हत्या बता डाला था और लोगों में ये बात इस कदर फैल गई थी कि आज भी कई लोग रेखा को अपने पति मुकेश अग्रवाल की आत्महत्या का जिम्मेदार मानते हैं, अपने पति मुकेश अग्रवाल का हत्या मानते हैं। ऐसे लोगों को मेरा ये वीडियो देखकर अपनी गलतफहमी को दूर कर लेना चाहिए और सच समझ जाना चाहिए। 90 के दशक में रेखा ने शेषनाग, मैडम एक्स, इंसाफ की देवी, अब इंसाफ होगा, मेरा पति सिर्फ मेरा है जैसी फिल्मों में काम किया। उसके बाद सन 2000 आया। 2000 में रेखा ने फिल्म लज्जा में काम किया, 2003 में फिल्म भूत में काम किया, 2005 में परिणीता, कुड़ियों का है ज़माना, बच के रहना रे बाबा जैसी फिल्मों में काम किया। उसके बाद कोई मिल गया और कृष जैसी फिल्मों में काम किया। सन 2012 में कांग्रेस पार्टी ने रेखा को कांग्रेस पार्टी की तरफ से राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया। उसके बाद सन 2014 में रेखा ने एक बार फिर से बॉलीवुड में कमबैक किया फिल्म सुपर नानी से, जिसमें उन्होंने शर्मन जोशी के साथ काम किया। फिलहाल रेखा अभी लाइमलाइट से दूर हैं। अभी ना ही वो किसी फिल्म में काम कर रही हैं, ना टीवी सीरियल में काम कर रही हैं और ना ही किसी वेब सीरीज़ में काम कर रही हैं। रेखा की ज़िंदगी की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। सोचिए तो शुरुआत कहाँ से हुई थी रेखा की ज़िंदगी की इस कहानी की और अंत कहाँ पर हो रहा है रेखा की ज़िंदगी की इस कहानी का।